नमस्कार दोस्तों, डिजिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं सहदेव आज आप लोगों से 69th बीपीएससी मेंस में नए पैटर्न के हिसाब से कैसे आप अधिकतम अंक ला सकते हैं, इस बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा जो मूल विषय है आज के वीडियो का ये है। ये है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूं कि किस तरीके से आप अधिकतम अंक ला सकते हैं। मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहूंगा कि ये जो नया पैटर्न है, इसमें नया क्या है। ये जो आप नया देख रहे हैं, इसमें नया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 69 बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है वो आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप मेंस में क्या फेस करने वाले हैं। देखिए, ये मुख्य परीक्षा का पूरा प्लान है। आप जब इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एग्जाम में एक तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पेपर दिखाई दे रहा होगा मुख्य रूप से। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वैकल्पिक विषयों का। देखिए, ये और ये दोनों क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे मेंस में। ये समझ लेना है पहले। इसको पास करना जरूरी है और इसको भी आपको एक लिमिटेड मार्क्स लाके पास करना जरूरी है, जो कि आपको साफ साफ दिया हुआ है। न्यूनतम अंक लाना है आपको, ठीक है। और हिंदी में भी 30% का आपको दिया हुआ है कि 30% लाना अनिवार्य होगा। अगर आप नहीं लाते हैं, आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, आपको जीएस में मार्क्स नहीं मिलते हैं, सीधे सीधे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इनको पास करना जरूरी है लिमिटेड मार्क्स लाके, ठीक है। जो चीजें बदली हैं वो इनके लेवल पे बदली हैं और बदलाव बहुत बड़ा है। आप समझिए इस चीज को कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में मार्क्स जो है वो सेम दिख रहा है, यानी कि अंकों का जो गणित है वो नहीं बदला है। 900 का 900 ही है और इंटरव्यू के 120 मार्क्स जो है वो सेम है। यानी क्वालिफाई करने के लिए 1020 का जो आंकड़ा है वो ज्यों का त्यों है, वो गया नहीं है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है भाई। देखिए, इसमें नया क्या है वो समझिए। निबंध नहीं था पहले, 67th तक निबंध नहीं था, 68th में पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। और जिस तरीके से वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में एक सेगमेंट ऐसे का पूछा जा रहा है वो काफी चैलेंजिंग है। उसके लिए विशेष आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चैलेंज है, चैलेंज है, लेकिन साथ में थोड़ी चीजें आसान भी हो गई हैं। समझिए कैसे। ये लागू होने से पहले वैकल्पिक विषय में अलग अलग सब्जेक्ट में आपको 300 मार्क्स के पेपर मिलते थे करने के लिए, और जो पूछा जाता था उसके पैटर्न में क्या चैलेंजेस थे वो समझिए आप। जो पूछा जाता था उसमें कुछ में 50 नंबर के सवाल होते थे, पूरा का पूरा पेपर 50-50 नंबर के 6 क्वेश्चन लिखने होते थे। जैसे कि हिस्ट्री में आपको 50 नंबर के 6 सवाल लिखने हैं। एक भी अगर आपने गड़बड़ कर दिया ना, या कुछ ऐसा पूछ दिया जो पेरिफेरियल टाइप का हो, ऐसा हो जो आप पढ़ के न गए हो, या ऐसा टॉपिक जो आमतौर पे नहीं पढ़ता है आदमी, तो आपका पेपर खराब हो जाता था सिर्फ एक सवाल से। बाकी के कुछ सब्जेक्ट होते थे उसमें 25-25 नंबर के 12 25-25 नंबर के 12 सवाल पूछते थे।
इसमें थोड़े चांसेस ज्यादा होते थे कि अगर एक क्वेश्चन आपका खराब भी हो गया तो आप दूसरे क्वेश्चन में चीजें संभाल ले जाएंगे। तो होता क्या था इससे कि कंपटीशन ऑप्शनल के लेवल पे अनपैरेलल हो जाता था, यानी कि एक बंदा जो हिस्ट्री लेके पढ़ रहा है उसको एक ऐसे बंदे से compete करना होता था जिसका पेपर या तो इजी आया है या फिर उसको चांसेस ज्यादा मिल रहे हैं अपनी गलती सुधारने के। ये पहले होता था, एक फैक्टर तो ये रहा, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा रिजल्ट इंपैक्ट करता था कैंडिडेट्स का, वो है पेपर के लेवल में अंतर। इसकी वजह से क्या होता था कि कोई ऑप्शनल बूम कर गया, ठीक है, और कोई ऑप्शनल पूरी तरीके से पिट गया, उसमें मार्क्स ही नहीं आए, या फिर आए भी तो 170 मैक्सिमम 180, इससे ज्यादा नहीं, और 180 भी किसी किसी के आए। ऐसा कई बार हुआ है बहुत सारे ऑप्शनल के साथ, और ऐसा हर बार किसी न किसी ऑप्शनल के साथ हो जाता था, ठीक है। तो ये एक प्रकार का गैम्बलिंग गेम हो जाता था कि भाई क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, चल के देखिए, हो सकता है कि आपका हो जाए और हो सकता है कि ना हो। अच्छी खासी तैयारी होने के बाद भी इस तरह की अनिश्चितता बनी रहती थी। नए पैटर्न में क्या है वो समझिए। नए पैटर्न में, इसको मैं एक बार मिटा लूं फिर। अब देखिए क्या चेंज हुआ है और उसकी वजह से आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब ये जो निबंध वाला सेक्शन है सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल है। यानी अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड का बच्चा है या फिर ह्यूमैनिटी लेके बैठा पड़ा है या फिर मैथ का कैंडिडेट है, आप लोगों ने देखा होगा मैथ में एक दो बार किसी ने टॉप किया था, बहुत अच्छे नंबर लेके आ गया था, 300 में से 280 नंबर। इस तरह की जो अनिश्चितता होती थी ना, मतलब सबके चांसेस खत्म टॉप करने के या अच्छे नंबर लाने के, क्योंकि किसी ने मैथ में 280 नंबर अचीव। अब 280 नंबर कुछ भी कर लीजिए, ह्यूमैनिटी से तो नहीं ला सकते थे आप। तो ये अनिश्चितता बनी रहती थी, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है, ठीक है। दूसरी क्या है वो समझिए। दूसरी है प्रिपरेशन के लेवल पे, प्रिपरेशन के लेवल पे मामला इक्वल हो गया है और इजी भी हो गया है। कैसे? अगर आप जीएस की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और लगातार राइटिंग कर रहे हैं, जीएस के लेवल पे आपकी अच्छी तैयारी है और लगातार राइटिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों के बल पे आपको लिखने की जो क्षमता है ना आपकी, वो शार्प हो जाती है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो ए से लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये सबके साथ है, ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड अलग है तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाइएगा। अगर आपने जीएस की अच्छी से तैयारी की है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप एसे का प्रिपरेशन खूब अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लेवल पे और मौके के स्तर पे, दोनों ही स्तर पे एक तरह से इक्वालिटी आ गई है। ये तो हुआ कि क्या कुछ बदला है, उसकी वजह से आपके लिए क्या आसान हो गया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं वो समझिए। चैलेंज क्या है? रट्टा काम नहीं करेगा। अगर आप रट्टा अगर आपकी पढ़ने का तरीका रटने का है तो वो काम नहीं करेगा, सोचना पड़ेगा, या ज्यादा अच्छा शब्द आप कह सकते हैं कि चिंतन करना पड़ेगा, ठीक है।
जिसको चिंतन की आदत नहीं है उसके लिए निबंध का पेपर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और अभी तो हर आयोग में, यूपीपीएससी में, यूपीएससी में अच्छे अच्छे निबंध आ रहे हैं। जिनकी नज़र नहीं है उन पर, और जो रोज थोड़ा बहुत अलग अलग विषय पे सोचते नहीं है, उनके लिए बहुत ही कठिन पेपर हो जाएगा ये। और इसमें नंबर नहीं आ पाएंगे। और नंबर है यहाँ पे 300। अगर एक पेपर आपने खराब कर लिया, एक भी निबंध खराब कर लिया, आप रेस से बाहर हैं। ये चैलेंज है। ठीक है, अभी मैं निबंध वगैरह के बारे में जो भी आया हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक तरह से ये तो हो गया कि क्या बदला है। ठीक है, मोटा मोटी क्या चेंज हुआ है। GS1 और GS2 में मार्किंग का पैटर्न सेम है। निबंध नए सिरे से लाया गया है, नया इंट्रोडक्शन है। ऐच्छिक विषय पहले मेन होता था निबंध के पहले में, अब वो हट गया है, क्वालिफाइंग कर दिया गया है। आपसे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे केवल। ठीक है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें आपको एक न्यूनतम मार्क्स लेके आना है, वो आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो ये मोटा मोटी आपको एक ओवरव्यू है। अब हम क्या करते हैं कि जो 68 में क्वेश्चन आए हुए थे वो एक बार आप लोगों को अच्छा लगता है, वो पीडीएफ इसमें ऐड नहीं हुआ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं उसमें क्या चेंज हुआ है एक बार आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूं। देखिए, पेन ठीक है। पुराना जो पैटर्न था वो क्या था, और नए में क्या हो गया है, ये मैं आपको पेपर से दिखाना चाहता था, लेकिन चूंकि ऐड नहीं हुआ है तो वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए, पुराने पैटर्न में 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। GS1 और GS2 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये तीनों सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में 4 सवाल हो जाएंगे, और एक आपको चुनना होता था, 4 में से किसी 3 को लिखना है। ठीक है, 4 में से किसी 3 को लिखना होता था, 4 में से 3 को लिखना होता था। इसमें भी 4 में से 3 लिखना होता था, और इसमें आपको 4 में से 4 में से यहां 2 बनाने होते थे। टोटल आपको 3 + 3 + 2, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपको बनाने होते थे। ठीक है, अब समझिए कि पैटर्न में चेंज क्या हुआ है। पुराने वाले में सेक्शन 1 हो, 2 हो या 3 हो। 3 वाले में तो फर्स्ट पेपर में स्टार्ट आता था, जो कि अभी भी आता है। ठीक है, और सेकंड पेपर में आप जाइएगा तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं। तो ये चेंज नहीं हुआ है, ये सेम है। लेकिन पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का, और दूसरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का, उसमें 38 नंबर के सवाल को 4 हिस्सों में बांट दिया है। 8 नंबर के 2 सवाल और 7 नंबर के 2 सवाल। इसको मैं फिर से लिख देता हूं। ये 8 नंबर का हो गया और ये 7 नंबर का। कितना हो गया? 16 ये हो गया, और ये हो गया 14। मतलब इसी तरीके से आपको बांट के सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, सवालों को बांट के छोटे छोटे हिस्से में यहाँ पे बांट देने की वजह से क्या हुआ है, और ये कंपलसरी है, ये जो है कंपलसरी है।
आप इसे छोड़ नहीं सकते। बाकी में आपको छोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में और करके 2 ऑप्शन दे रहा है वो करने के लिए, लेकिन पहले वाले में एक ही क्वेश्चन को उसने क्या किया है, छोटे हिस्से में बांट दिया है। ठीक है, छोटे हिस्से में बांट दिया है, 5 हिस्से में। और जैसे होता था कि मेजर टॉपिक पूछे जाते थे, पहले मेजर टॉपिक पूछे जाते थे यहां पर, अब क्या हुआ है नए वाले में, छोटे छोटे सब टॉपिक आने लगे हैं। ठीक है, छोटे छोटे सब टॉपिक, एक चैलेंज तो ये है। यानी आपको अगर तैयारी करनी है आगे तो और ज्यादा इलेबोरेट होके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई टॉपिक चुन लिया, उसका एक स्पेशल सेगमेंट उठा लिया और उसी स्पेशल सेगमेंट को तैयार करके अपनी तैयारी मुकम्मल बना लिया। ऐसा अब नहीं होने वाला है, आपको उससे रिलेटेड सब टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है। और दूसरा जो चैलेंज है पहले क्वेश्चन के कारण, ये जो पहला क्वेश्चन होगा 38 नंबर का, जो कि कंपलसरी है और 5 सेगमेंट में पूछा जाने वाला है आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप बड़े रूप में पढ़ते थे उसको बहुत ही इलेबोरेट होकर पढ़ते थे, ठीक है, विस्तार से, छोटे फॉर्मेट में पूछने लगा है, शॉर्ट फॉर्म में। तो बड़ा क्वेश्चन 38 नंबर का जो पहले पूछा जाता था वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ सकता है। अब देखिए इसे चैलेंज क्या आया, एक ही टॉपिक को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शॉर्ट में भी लिखना पड़ सकता है आपको और उसका लॉन्ग आंसर भी लिखना पड़ सकता है। दोनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकते हैं। जब आप तैयारी कर रहे हैं आपको दोनों ही तरीके से लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। एक तो चेंज ये आया हुआ है और ये दोनों पेपर में, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में। ठीक है, फिर आप दूसरा जो सेगमेंट होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको मिटा के आपको, मैं चाहता था कि पेपर दिखाऊं लेकिन पेपर पीडीएफ में आ नहीं पाया। पहले सेगमेंट में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर से उसमें पहला क्वेश्चन छोटे छोटे हिस्से में बांट के आ रहा है, जो कि पहले बड़ा होता था उसी तरीके से, इसी मतलब पहला सेगमेंट है ये। ठीक है, फर्स्ट पेपर का पहला सेगमेंट। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट होगा ना, उसमें भी जो पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फिर से छोटे छोटे हिस्से में, 38 नंबर का पहले आता था, 5 भाग में आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट के क्वेश्चन पहले भी चैलेंजिंग होते थे, बहुत अंदर जाके पूछता था। अगर कोई टॉपिक आया हुआ है तो उसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करना होता था। अभी क्या हुआ है, छोटे टॉपिक भी पूछ रहा है, स्मॉल टॉपिक। जैसे स्काउट एंड गाइड का एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, पिछले साल, आमतौर पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। इस तरह का कोई भी एक्टिविटी हो रहा है यूएन के लेवल पे, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इस पे मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो फॉर्मेटिंग में क्या अंतर आ गया है वो समझिए आप। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए नया है, ठीक है, पैटर्न से हट के है। ये पहले इस तरीके से नहीं पूछा जाता था और अगर पूछा भी जाता था तो वो कंपलसरी नहीं होता था, वो कंपलसरी नहीं होता था। पहले क्वेश्चन की हमने बात कर ली कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका नेचर शॉर्ट आंसर का होगा, 38 नंबर का ही होगा, नंबर में कोई बदलाव नहीं है, नंबर वही है,
लेकिन ये इस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब आते हैं निबंध पे। ये मतलब जीएस के लेवल पे मैं बात कर रहा था। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में ये जो बदलाव हुआ है पूछने के तरीके में, नंबर ज्यों के त्यों है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया है। बड़े क्वेश्चन के साथ आपको स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, दोनों ही फॉर्मेट में आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। एक तो ये है। अब आते हैं निबंध में। देखिए, 68 का जो निबंध था उसके 3 हिस्से थे। पहला थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, मतलब आपको किसी आइडिया के बारे में बात करना है। आपको किसी आइडिया के बारे में बात करना है, उसको एक्सपेंड करना था। अब अगर इसके चैलेंज में तो सोचना पड़ेगा आपको। अगर सोचने की आदत नहीं है ना, तो ये सब आप कर नहीं पाइएगा। निबंध में जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था, वो हिस्सा था स्थानीय भाषा में पूछा जाने वाला प्रश्न। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था वो भी हूबहू इसी में था, केवल रोमन लिपि में लिख दी गई थी और बात वही थी जो स्थानीय भाषा में। जैसे एक मुझे अभी याद आ रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूं। पूछा गया, मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये मतलब भोजपुरी की एक लोकोक्ति है। भोजपुरी में कहावत चलती है ये। अगर किसी को शुरू शुरू में दिख जाए ना, उसको मतलब बहुत दिन से बाहर रह रहा है और भोजपुरी से कटा हुआ है, कभी कभी गांव जाना होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है ये। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ना मिलने की वजह से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा ये कह क्या रहा है। तो अब ये एक नया चैलेंज है। अगर इसकी तैयारी आपको करनी है तो आपको क्या करना होगा, इस पे विचार पहले से करना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में पहले से तैयारी नहीं करते हैं, फिर परीक्षा हॉल में आपकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको 3 घंटा काटना आपके लिए बहुत ही पहाड़ हो जाएगा। ये एक सेगमेंट पूरा का पूरा इसी तरीके से आया हुआ। चार दिए हुए थे इस तरह के, चार में से किसी एक को लिखना था आपको। कुल 3 निबंध लिखने थे, तीनों 100-100 नंबर के, ठीक है। इसी तरीके से इस बार भी आएगा। तो ये एक नया बदलाव है। सामान्यतः जब निबंध आते हैं वो एक स्थानीय भाषा में ना होके हिंदी में और अंग्रेजी में आते हैं। लेकिन बिहार में एक नया इनोवेशन हुआ है, शायद बाहर वालों को छांटने का तरीका है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको किस तरीके से बाहर किया जाए, उसका ये उपाय किया गया है। अब देखिए, ये देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार इससे जुड़ जाए ना, तो ये सबसे आसान हो सकता है, ठीक है। मतलब इस पे बाद में बात करेंगे कि इसको क्या किस तरीके से करना है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये नयापन है। निबंध का पेपर आया वो तो एक बात है, निबंध के साथ साथ एक नया इनोवेशन आया हुआ है जो कि आपको किसी और एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो ये निबंध के बारे में हो गया, आपको निबंध इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये जो भी बदलाव हुआ है,
ये जो भी बदलाव हुआ है, इन बदलावों में अधिकतम अंक आप कैसे ला सकते हैं? अधिकतम अंक, अब देखिए ये जो अधिकतम अंक है ये अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग हो सकता है। टॉपर के लिए सबसे अधिक अंक मतलब 610, 620 या 730, इस तरीके से भी अंक आ सकते हैं। हालांकि अब मुश्किल है, पहले ऑप्शनल में नंबर स्पाइक कर जाता था, इसलिए लोग 700 प्लस लेके आ जाते थे कभी कभी, 700 प्लस। अब संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएस में सबको एक सामान्य अंक मिलने वाले हैं। और रही बात ऐसे की, तो ऐसे में भी सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है। तो एक बहुत अच्छी बात ये हुई है नए बदलाव के साथ कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, टॉप करने के चांसेस बराबर हैं। अधिकतम अंक कोई भी ला सकता है अगर उसने कुछ चीजों का ध्यान रखा तो क्या वो चीजें हैं, उसमें बात करने से पहले अधिकतम अंक का क्या मतलब है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। देखिए, सामान्य तौर पे जीएस का जो मार्क्स होता था पहले, अगर आपने एक एवरेज आंसर राइटिंग की है तो 300 के आसपास आपके नंबर आ जाएंगे। हो सकता है आप मेंस क्वालिफाई कर जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसमें अगर थोड़ा सा आपने इनोवेशन कर दिया, 350, केवल जीएस की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शनल का नंबर नहीं जोड़ रहा हूं इसमें, ठीक है? ऑप्शनल में नंबर स्पाइक करके यहाँ पे 170 हो गया अगर, तो आपको 470 आ जाएगा। और कट ऑफ अगर मान लीजिए 446 गया है कई बार, या 450 के आसपास है, तो आप 20 नंबर से एज लेते हुए मेंस क्वालिफाई कर जाते थे, ठीक है? लेकिन अगर अच्छे नंबर की बात की जाए कि जीएस में अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, तो देखिए, नंबर गेम में पेपर 1, पेपर 2 और ये लास्ट वाला एसे, इसमें भी 300 नंबर है, इसमें भी 300 नंबर है, और इसमें भी 300 नंबर है। अगर आपने 180 मार्क्स प्लस गेन कर लिया पहले वाले में, 180 मार्क्स प्लस गेन कर लिया दूसरे वाले में, और ऐसे में भी अगर आपका एवरेज 180 प्लस होता है, तो आपका टोटल 540 प्लस हो जाएगा। 540 प्लस। इसमें आपका इंटरव्यू का भी नंबर जुड़ेगा। मान लीजिए एवरेज आपका 75 के आसपास आ जाता है, तो ये आपका नंबर बनता है। डिसेंट मार्क है, अगर आपने इतना अचीव किया आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी, टॉप 20, 50 में आप दिख जाएंगे इतने मार्क्स से। अब इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। मान लीजिए पेपर 1 में आपको 180 मार्क्स लाने हैं, और पेपर 1 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। ये गणित समझना जरूरी है ताकि आप अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। पेपर 1 में पहला क्वेश्चन ट्रिकी हो गया है, क्योंकि उसमें छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जाएगा, कब पूछा जाएगा, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लक एलिमेंट उसमें आ जाता है। किसी प्रश्न को हो सकता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, किसी प्रश्न को नहीं जानते हो, तो यहाँ पे आप एवरेज स्कोर कीजिएगा, ठीक है? दूसरा वाला सेगमेंट जो है, दूसरा वाला सेगमेंट, इसमें सर्टेनिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन आएंगे 38-38 नंबर के, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो आप पहले से जानते रहेंगे। लिखने का अभ्यास अच्छा हो अगर, तो आप इसमें 20 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से दूसरे पेपर में
पहला सेगमेंट बटा हुआ दिखेगा आपको 5 हिस्से में। क्या पूछेगा? हो सकता है कि आपको अच्छे से आता हो सकता है कि उसके कुछ सेगमेंट आते हो, और हो सकता है कि पूरा सवाल ही आपको ना पता हो। ऐसे में हो सकता है कि किसी सवाल को आप सीधे सीधे ना लिख के इधर उधर की बातें लिख के आप अपना आंसर करने का प्रयास करें, तो आप एवरेज रहिएगा यहाँ पे। और जो क्लियर कट आपको पता है दूसरे तीसरे, ठीक है, उनमें आप अच्छे से लिख सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने पर सेक्शन, देखिए एक तीसरा सेगमेंट भी है जो कि मैं फर्स्ट पेपर में, एक सेगमेंट तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर। दूसरा सेगमेंट करंट अफेयर का, और तीसरा सेगमेंट स्टार्ट का हो जाएगा। ठीक है, मैं सेकंड पेपर के बारे में फिर से बात करूंगा, तो पहले इन्हीं तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ गया बटा हुआ 38 नंबर का क्वेश्चन था, 5 भाग में पूछ दिया है। ठीक है, अब ये 5 भाग में पूछा है, हो सकता है कि आपको 5 के पांचों अच्छे से आते हो सकता है कि 5 के पांचों क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन का कुछ हिस्सा आपको आता हो, कुछ नहीं आता हो, तो एवरेज कीजिएगा, बाकी 2 में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो दूसरा वाला जो सेगमेंट होगा उसमें 38 नंबर के 2 सवाल होंगे और आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 में से 2 लिखना होगा। दूसरे में फिर करंट का जो सेगमेंट आएगा, पहला सेगमेंट इसी तरीके से बटा हुआ 5 हिस्से में आएगा आपको, और फिर आपको जो 2 सवाल है उन 2 सवालों में से 38 नंबर के 2 बड़े बड़े सवाल लिखने होंगे। देखिए स्टैट का जो सेगमेंट है पहले पेपर में नंबर उठाने की जो कुंजी है वो स्टैट से जुड़ी हुई है, समझिए इस चीज को। पहले पेपर में स्टैट का जो हिस्सा है आपको 2 सवाल करने हैं, 38 नंबर, मतलब 38 के नहीं होते, 36 नंबर के होते हैं। ठीक है, टोटल 72 नंबर का होता है। 72 में से अगर आपने 72 के 72 सही कर दिए, यकीन मानिए 180 प्लस आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे, बशर्ते कि आपने पहला क्वेश्चन जो कि छोटे छोटे हिस्से में पूछा गया है उसको संभाल लिया। वो एक चैलेंज है, गूगली टाइप का एक एलिमेंट है जो कि आपको पहले और दूसरे दोनों पेपर में देखने को मिलेगा। जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर, उसमें पहला हिस्सा जो पॉलिटी से रिलेटेड है, दूसरा हिस्सा इकोनॉमी एंड जियोग्राफी से रिलेटेड है, और तीसरा हिस्सा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। देखिए इसमें भी छोटा छोटा सवाल पहले सेगमेंट में आपको छोटा सवाल दिख जाएगा। ठीक है, तो वो जो छोटा सवाल वाला हिस्सा है ना, 5-5 हिस्से में बांट के जो पूछ रहा है, वहां पे मामला थोड़ा ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा इलेबोरेट होकर पढ़ना पड़ेगा पिछले साल के पेपर को देखते हुए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डायग्राम का अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो आप इसमें एक एवरेज मार्क यानी कि 180 प्लस लेके आ सकते हैं। ठीक है, 180 सेकेंड पेपर में नॉर्मली आना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मान लीजिए 180 आपका नहीं भी आया तो 170 अगर आपने कर लिया, या 160 से 170 का आपने एवरेज मेंटेन कर ली। ये 3 कैटेगरी है, 180 एक्सीलेंट, उसके नीचे 170, 160 से 170 के बीच में भी अगर आप रह गए तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये श्योर करना पड़ेगा कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, मतलब एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा जो पूछा गया है, अपना समय व्यर्थ ना करते हुए उस विषय वस्तु पर ही रहें, इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। अगर आपका आंसर सटीक है,
ज़्यादा लंबा नहीं भी है, सटीक है अगर, और उसमें कंटेंट अगर थोड़ा कम भी है, तो भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ पेपर में क्या बदलाव हुआ है और आपको क्या नया देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे बदलाव के दौर में आपको नंबर लाने के लिए अपने एटीट्यूड या तैयारी की जो आपकी आदत है, जो जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, उसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, आमतौर पे एक आदमी जो कि सिविल की तैयारी करता है, उसके लिए बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर एग्जाम हॉल में जिस तरीके से आपका ब्रेन काम करेगा, वो आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे थे थंबनेल में, 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है वो। और ये बिल्कुल जिस तरीके से नए सिलेबस में, नए पैटर्न में जिस तरीके से इलेबोरेट करके सवाल आ रहे हैं, और जिस तरीके से अलग अलग आयाम कवर करने का प्रयास किया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, हमारे प्रश्न भी बिल्कुल उसी के अनुरूप फ्रेम किए हुए मिलेंगे आपको। और निश्चित रूप से आपको एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आप हमारे पास ना आइए, किसी और के भी पास जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करते हैं नॉर्मली, लेकिन जो अंदर की बात है वो क्या है वो समझिए। मान लीजिए आपने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया और आप टेस्ट दे भी रहे हैं, अपीयर भी हो रहे हैं टेस्ट में, ठीक है, लेकिन माइंड मैप, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इंटरलिंकिंग, ठीक है, और तीसरी चीज क्रिटिकल एनालिसिस। ये सब नहीं कर रहे हैं अगर आप, घिसा पिटा, अगर मान लीजिए कहीं भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और वहां से आपको एक मॉडल आंसर मिल गया, उस मॉडल आंसर से आप संतुष्ट हैं, तो समझिए आपकी नौकरी खतरे में है, आपको नहीं मिलने वाली। क्योंकि एग्जाम हॉल में कुछ न कुछ ऐसा आ जाएगा, उसी टॉपिक से आ जाएगा जो कि बिल्कुल अलग आयाम से पूछा गया है और आपने उस आयाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो ये सब जब आप करेंगे ना, तो एक टिपिकल टॉपिक पे कितने तरीके से सोचा जा सकता है वो आपके सामने खुल के आने लगेगा। मान लीजिए मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, क्या क्या पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। मॉडर्न आर्ट में आप जाइएगा तो एक इसकी सामान्य विशेषता जो कि सब लोग पढ़ते हैं, और इसमें जो थोड़े पुराने हो जाते हैं उन्होंने तो विशेषज्ञता हासिल कर रखी होती है कि मौर्य काल की जो कला थी उसकी क्या विशेषताएं थी। लेकिन इसी में अगर घुमा दिया जाए और इसके सब सेक्शन स्थापत्य के बारे में पूछ दे या शिल्प के बारे में पूछ दे कि शिल्प कला का वर्णन करें, अब ये टेक्निकल टर्म है, अगर आपको नहीं पता है समस्या खड़ी हो जाएगी। या बिहार पर इसका क्या असर पड़ा, ठीक है, भारतीय कला को इसने कैसे प्रभावित किया, भारत में भारतीय कला के विकास में इसका क्या योगदान है, इसका क्या योगदान है।
योगदान, ठीक है। अब लग रहा है कि पूरा कर लिया हमने, लेकिन फिर बीपीएससी ने एक सवाल पूछ दिया। देखिए क्या पूछा, उसने पूछा कि बौद्ध धर्म से इसका संबंध बताइए। बौद्ध धर्म से इसका संबंध पूछ दिया। अब देखिए चैलेंज क्या है। मौर्यन आर्ट पर मार्केट में जब आप जाएंगे ना, कोई भी बीपीएससी के मेंस का आप बुक उठाएंगे पेपर 1 या 2 के लिए, तो पेपर 1 की चीज है ये, आपको मौर्यन आर्ट की सामान्य विशेषता आराम से मिल जाएगी। लेकिन चैलेंज क्या होगा, ये स्थापत्य और शिल्प कला का जो क्लासिफिकेशन है ये आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा कि स्थापत्य इस चीज को बोलते हैं और शिल्प ये होता है, ये आपको बांटने आना चाहिए। फिर बिहार पर इसका क्या असर पड़ा, ये भी नहीं मिलने वाला। भारतीय कला के विकास में इसका क्या योगदान है, ये तो पक्का नहीं मिलेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा कि ये एक आयाम हो सकता है कि मौर्य कला, तो मौर्य साम्राज्य का तो पतन हो गया अशोक के जाने के बाद, लेकिन मौर्य कला मौर्य साम्राज्य के जाने के बाद भी रही, किस रूप में रही, उसने क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में आपको अपने से देखना पड़ेगा। तो बैठ के थोड़ा सा जो आपने पढ़ा है उसके बियॉन्ड भी अगर आपको सोचने की आदत नहीं है ना, फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। बौद्ध धर्म सीधा सीधा दिख रहा है कि बौद्ध धर्म का इस पर बहुत असर पड़ा है, लेकिन पूछ दिया सीधे तौर पे कि बौद्ध धर्म का क्या संबंध है, तो फिर वो अब आपको एग्जाम में अचानक सोचना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पहले से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ताकि जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म का ही पूछ दिया कि बौद्ध धर्म और मौर्य कला जोड़िए संबंध, मौर्य कला से संबंध जोड़िए। तो अब आप पहले से ही अगर सोचें, सोच के रखा है आपने पहले से ही, तो आराम से आप विषय वस्तु के स्तर पे, विषय वस्तु के स्तर पे और दृश्य कला के स्तर पे, मतलब और टेक्निकल टर्म हो जाएगा ये, ठीक है। दृश्य कला, इन दोनों के स्तर पे बौद्ध धर्म ने या बौद्ध धर्म की जो चिंतन परंपरा है, दर्शन है, उसने क्या असर डाला, इसमें जाएंगे तो बुद्ध के जीवन से बुद्ध धम्म संघ, उसके बाद महाभिनिष्क्रमण, उसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सब उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो विषय वस्तु के रूप में ली गई हैं, या जातक कथाएं हैं, वो सब आप बताएंगे। दृश्य कला में जाएंगे तो स्तूप, विहार, चैत्य, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से इलेबोरेट तरीके से किसी एक टॉपिक पे, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं किसी एक किताब में नहीं मिलने वाला है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्या निकल के आया। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बीपीएससी मेंस की, तो दो चीजें हैं। एक तो शॉर्ट आंसर का एक सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, दूसरा लॉन्ग आंसर, ठीक है। और तीसरा, पहले डायमेंशंस उतने इलेबोरेट नहीं होते थे, अब आपको एक ही टॉपिक का मल्टी डायमेंशनल स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप किसी एक टॉपिक पर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं उसका, तो आप किसी एक सोर्स में जो चीजें दी हुई है उस पर निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। जो दिया है पहले उसे लिखिए, उसको इंटरनलाइज कीजिए, फिर देखिए कि और इसमें क्या ऐसा हो सकता है जो हमसे पूछ दे, ठीक है। हो सकता है कि आपको वो चीज उसी किताब में मिल जाए, ठीक है, या ये भी संभव है कि आपको वो चीज गूगल पे सर्च करनी पड़े, या किसी एडवांस बुक में, या किसी दूसरी किताब में मिले। मूल बात यह है कि आपको सेटिस्फाइड नहीं होना है। किसी एक टॉपिक पर आपने जो किया वो पर्याप्त है, ये सोचना नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये तय कर लिया कि इस बार
आर्ट में मौर्य कला से सवाल आने वाला है तो आपको हर एंगल से सोचना पड़ेगा। या आपने अगर तय कर लिया कि पाल कला से सवाल, मैं इस पे बात करूंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस बार के लिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको स्पेशली फोकस करना है। तो मान लीजिए आपने पाल कला तय किया, तो पाल कला में एक तो है कि उसकी सामान्य विशेषता के बारे में आपको जानकारी हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि सामान्य विशेषता के अलावा और कौन से आयाम है जो पाल कला से ही संबंधित है लेकिन सीधे सीधे किताब में दिख नहीं रहे। तो आप देखिएगा पाल कला में ही देखिएगा, तो पाल कला की कुछ विशेषताओं के कारण पाल कला का क्षेत्रीय जो प्रसार है ना वो बहुत दिखता है, मतलब तिब्बत में दिखता है, साउथ ईस्ट एशिया में दिखता है उसका असर। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट पाल कला का देखने को मिलता है। और आपको वो पकड़ना पड़ेगा कि पाल कला ने परवर्ती काल के कला परंपराओं को किस तरीके से प्रभावित किया, या तिब्बत में इसका क्या असर पड़ा, या नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या असर पड़ा, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है उनमें पाल कला के कारण क्या बदलाव देखने को मिला। ठीक है, तो मतलब ये है, पढ़ने के रणनीति के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं तो पढ़ते वक्त आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। पढ़ने के क्रम में किसी भी एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको 360 डिग्री एंगल से उसको देखना पड़ेगा। और ये 360 डिग्री एंगल, आप पूछिएगा कि कौन सा सोर्स पढ़ लें, कोई एक सोर्स नहीं है, किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन किसी भी एक सोर्स में ये 360 डिग्री एंगल आपको नहीं मिलेगा। और बीपीएससी, मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुछ टॉपिक इतने एविडेंट होते हैं कि पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन बीपीएससी इस तरीके से पूछ देती है कि एग्जाम में बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं। ये भी डायमेंशन हो सकता था इस टॉपिक में। तो ये जो डायमेंशन वाली बात है ना, डायमेंशन, ये आपके लिए किसी भी तरह से चौंकाने वाला ना हो, पहले से ही आप इस पर पूरा फोकस करें कि जितने भी डायमेंशन है मेरी नजर में है, बीपीएससी मुझे चौंका नहीं सकती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये डायमेंशन है, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, बुलेट फॉर्मेट में आपके पास शॉर्ट नोट हो बहुत अच्छा है, माइंड मैप हो वो भी बहुत अच्छा है। लिखने के क्रम में आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दीजिए। आपका प्रेजेंटेशन पिक्टोरियल होगा तो ज्यादा प्रभावी होगा। अब इसको समझिए ये क्या चीज है। देखिए, सब जानते हैं कि डायग्राम बीपीएससी में बहुत काम करता है। ठीक है, डायग्राम जो है बहुत काम करता है। अब डायग्राम में आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, या फिर इस तरीके से कुछ कर लीजिए। ठीक है, देखिए डायग्राम में नॉर्मली होता क्या है, डायग्राम में आंसर के किसी हिस्से में अगर आप हैं तो आपके दिमाग में किस तरह का फ्रेम चल रहा है, वो फ्रेम आपने एक डायग्राम के माध्यम, जैसे मैं ही बता रहा हूं तो बहुत सारे डायग्राम बनाते जा रहा हूं। ठीक है, तो वो डायग्राम आपके दिमाग में इमेज बना रहा होगा। फ्रेम से क्या होता है ना कि पढ़ने वाले के दिमाग में इमेज बनता है, और यही इमेज आंसर को विविड बनाता है। जितना ज्यादा विविड आंसर होगा आपका, उतना ही आपको नंबर मिलेगा। नंबर मिलने का जो गणित है वो, अब जितना विविड होगा उतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो जो भी आप कहना चाहते हैं अपने उत्तर में वो साफ साफ
टीचर के पास पहुंच जाता है, जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनके पास पहुंच जाता है। और अगर ऐसा मैसेज डिलीवर हो गया तो समझिए आपका काम हो गया, मैसेज डिलीवर हो गया। तो संवाद में, संवाद ही तो कर रहे होते हैं, हम अपना आंसर लिखते हैं और उस आंसर में जो चीज़ निकल के आती है हमारे दिमाग में, उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि मैंने जो कहा वो एग्जामिनर तक आराम से पहुंच जाए। तो फ्रेम बनाने के लिए आपको ये डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज जो समझने वाली है, आपको आंसर क्लियर करना है अपना, मतलब आपका आंसर स्पष्ट हो, इसके लिए आप मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में, यानी कुछ हिस्से पैरा में होंगे और कुछ हिस्से बुलेट फॉर्मेट में होंगे, और बीच बीच में क्लियर करने के लिए डायग्राम भी दिखेगा। तो अब ये चीजें ऐसे सुनने में लगता है बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में ये चीजें कर नहीं पाता है आदमी। तो जब आप अभ्यास कर रहे हैं, लिखने का टेस्ट दे रहे हैं 3 घंटे का, तो ये चीजें आपके अंदर आदतन आनी चाहिए। ठीक है, मैं हैबिट की बात कर रहा हूं। फाइनली आपका जो सिलेक्शन होता है, जो मीन्स में आप अच्छा करते हैं, उसका बेसिस आपकी आदत होती है। अगर आपकी आदत इस तरीके से लिखने की है, तो आप नेचुरली एग्जाम के प्रेशर में, अगर मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं भी आ रहा है तो उसका एक अलग दबाव पड़ता है एग्जाम में, वो आप आराम से झेल जाएंगे और इसी फॉर्मेट में आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। जब इस तरीके से आप लिखेंगे, आपका आंसर क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, टू द पॉइंट होगा, और जब ऐसा होगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे विजुलाइज के प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन मोड में आप लोगों को 8 अक्टूबर से मेंस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, क्या है इसका सिस्टम। ये पूरी तरह से अपडेटेड है और नए पैटर्न के ही अनुसार है। आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और जो लोग भी इस बार सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों का दिन अच्छा बीते, और आगामी मेंस के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।